physiographic division of India. फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया यानी इंडिया के नेचुरल फीचर्स के बेसिस पे, ठीक है, इंडिया के नेचुरल फीचर्स के बेसिस पे हम पूरी कंट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया. जैसे हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल क्राइटेरिया हमने इंडिया को कई सारी स्टेट्स और कई सारी यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया हुआ है. In the same way, when we talk about the physiographic division of India, so then in that case, we'll be seeing कि how we have divided India into several natural features. ठीक है, natural geographical features. So देखो basically, सो बेसिकली सबसे नॉर्दर्न साइड में इंडिया के आप देखेंगे, सो वी हैव द हिमालयन माउंटेन रेंजेस. सो पहली डिवीजन हो जाएगी हमारी द ग्रेट हिमालयाज. द ग्रेट हिमालयाज. अब इसको वन बाय वन हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना. अभी पहले हम देख रहे हैं कि कितने डिवीजन्स इंडिया की होंगी प्रॉपरली, एंड देन विल बी एनालाइजिंग ईच एंड वन इन डिटेल. सो बेसिकली फर्स्ट वन इज़ द ग्रेट हिमालयाज. आफ्टर दिस आप देखेंगे कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, द रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, देन हियर वी हैव द इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, राइट. देन this side we have the ब्रह्मपुत्र रिवर. सो बेसिकली इन्होंने क्या करा है, काफ़ी सारा इन माउंटेन्स का, हिमालयन माउंटेन रेंजेस का इरोजन किया है, और इरोजन करके बेसिकली इन्होंने बहुत सारा सेडिमेंट्स लाके कहाँ पे जमा कर दिया है, इस सारे प्लेन्स में जमा कर दिया है. सो दे हैव डिपॉजिटेड देयर सेडिमेंट्स इन दीज प्लेन्स एंड फॉर्मिंग अ वेरी वास्ट फर्टाइल रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रेफर्ड एज द great नॉर्दर्न प्लेन्स. प्लेन्स की फर्दर सब डिवीजन होंगी, लेकिन अभी हम एक एक करके देख रहे हैं इसको. तो द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ चीज़, राइट. देन आफ्टर दिस थर्ड, सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर रीजन, ये थोड़ा आगे तक एक्सटेंड होगा. सो दिस पर्टिकुलर रीजन is basically referred as the peninsular India. This is referred as peninsular India. So guys, peninsular India जो है basically it is the oldest landmass of India. It is the oldest landmass of India. It was the part of, किसका पार्ट था ये, गोंडवाना लैंड. It was the part of गोंडवाना लैंड, ठीक है. So basically this is the oldest landmass of India. After this आप देखेंगे this side we have the western coastal plain and this side we have the eastern coastal plain. Eastern coastal plain is comparatively more broad as compared to western coastal plain. What is the reason, वो भी हम देखेंगे. इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है बेसिकली कि जो भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं बेसिकली, ये बेसिकली ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, वेस्टर्न घाट से, एंड देन दे आर ड्रेनिंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, राइट. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ऐसे देयर आर सेवरल रिवर्स जो वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होके इंडिया के ईस्टर्न साइड में फ्लो कर रही हैं. क्यों? बिकॉज जो इंडिया का स्लोप है वो बेसिकली वेस्टर्न साइड से थोड़ा उठा हुआ है और ईस्टर्न की तरफ स्लोपिंग है. तो रिवर ओरिजिनेट होगी वेस्टर्न साइड पे इधर, एंड इट विल बी ड्रेनिंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड. इतनी बात समझ में आ रही है, सब कुछ ईजी है, राइट. सो द फोर्थ डिवीजन विल बी द वेस्टर्न एंड eastern coastal
plains, the western and the eastern coastal plains. जो पेनिनसुलर इंडिया, इसको पेनिनसुलर प्लेटू भी कहते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज प्लेटू ऑफ प्लेटूज. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज प्लेटू ऑफ प्लेटूज. बहुत सारे इसके अंदर सब प्लेटूज होंगे जो अभी हम इसको देखेंगे यहाँ पे डिटेल में. आफ्टर दिस वी हैव द island territories, like here this side we have the Andaman Nicobar, this side we have the Lakshadweep. तो आइलैंड टेरिटरीज हम सिर्फ सी की ही नहीं देखेंगे यहाँ पर, लाइक आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी, आइलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल. तो आइलैंड्स की 3 कैटेगरी रखेंगे. फर्स्ट, द आइलैंड्स विच आर लोकेटेड इन रिवर्स एंड लेक्स. जैसे एक आइलैंड उसका नाम है मजूली आइलैंड. तो मजूली आइलैंड जो है बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड. ब्रह्मपुत्र रिवर में लोकेटेड है ये. तो रिसेंटली इट वाज डिक्लेयर्ड एज द 35th डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. इतना बड़ा आइलैंड है बेसिकली कि उसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करा है. ये रिवर में लोकेटेड है. ऐसे ही और भी कई सारे आइलैंड्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आलिया बेट, खालिया बेट आइलैंड गल्फ ऑफ खंबात पे मिलेगा. तो ये बेसिकली ऑयल रिजर्व्स के लिए, पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ओके, इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर देयर ऑयल रिजर्व्स. और ऐसे देयर आर सेवरल आइलैंड्स जो कई लेक्स में लोकेटेड हैं, कहीं कुछ और जगह पे लोकेटेड है, वो देखेंगे. एंड देन ऑब्वियसली द आइलैंड्स विच आर लोकेटेड इन अरेबियन सी एज वेल एज द आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल रीजन. तो ये हमारी कौन सी डिवीज़न हो गई? 5th डिवीज़न. दिस इज द 5th डिवीज़न, द आइलैंड टेरिटरीज. द आइलैंड टेरिटरीज. अपार्ट फ्रॉम दिस एक एडिशनल, वैसे तो आप बुक्स में देखेंगे आपको 5 डिवीजन्स ही मिलेंगी, लेकिन हम इसमें एक एक्सक्लूसिव अलग से लिख रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पर. सो द डेजर्ट रीजन्स, बेसिकली द ग्रेट डेजर्ट्स रीजन. तो ये हो गया बेसिकली आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको चीज़? यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको? ठीक है. अब एक एक करके देखते हैं इसको. सबसे पहले देखते हैं द ग्रेट हिमालयाज. द ग्रेट हिमालयाज. सो द ग्रेट हिमालयाज, इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे है? इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे है? सो बेसिकली एक साइड में थी हमारी कौन सी प्लेट? इंडियन प्लेट. और ये जो इंडियन प्लेट थी बेसिकली इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. तो ये यहाँ से ब्रेक होती है गोंडवाना लैंड से, और फिर ये सदर्न हेमिस्फीयर से ब्रेक होके ऊपर जो है यूरेशिया की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है. और दूसरी साइड में तो हमारा कौन सा प्लेट? यूरेशियन प्लेट. एंड इन बिटवीन देयर वाज सेडिमेंट्स ऑफ Tethys. In between there was sediment of Tethys. So basically what happens here, जैसे ही ये प्लेट मूव करती है, ऐसे जैसे ये प्लेट आगे मूव करती है, ये इंडियन वाला पार्ट पीछे रह गया तो इसको भी लिख देते हैं पूरा. तो जैसे ही प्लेट आगे मूव करेगी, ये टैथिस का सेडिमेंट है, ये क्या होगा बेसिकली, इट विल गेट कंप्रेस्ड, इट विल गेट कंप्रेस्ड और कंप्रेस होने से क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से फोल्डेड माउंटेन रेंजेस डेवलप हो जाती है. नाउ देयर आर सर्टेन हिडन क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू चेक द हिमालयन रीजन, हिमालय का एक पार्ट हो गया वेस्टर्न सेक्शन, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन. एक हो गया ईस्टर्न सेक्शन जो आगे नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है. लेकिन जो नेपाल वाला पोर्शन आप देखोगे, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जितने भी वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक्स है, वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स, माउंट एवरेस्ट सबसे टॉलेस्ट पीक है, उसके अलावा कंचनजंगा हो गई, नंदा देवी, ऐसी जितनी भी टॉलेस्ट पीक्स हैं, ये सारी की सारी इसी ईस्टर्न पार्ट में ही क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है? व्हाट इज़ द रीज़न? बात समझ में आ रही? क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं
कि जैसे हिमालय का ये वाला जो पोर्शन है इस साइड में, यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट पीक्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा हो, राइट। तो वाई दीज टॉल पीक्स आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न सेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन इज कि वाई देयर इज नो वॉल्केनो इन द हिमालयन रीजन। फॉर्मेशन इनका भी बिल्कुल रॉकीज रेंजेस की तरह, एंडीज माउंटेन रेंज की तरह हुआ है। अब रॉकीज माउंटेन रेंज लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में, एंड एंडीज माउंटेन रेंज इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, एंड बोथ ऑफ दीज रेंजेस दे आर हैविंग एम्पल नंबर ऑफ वॉल्केनोज। तो वहाँ पर तो इतने सारे वॉल्केनोज है, बट वाई देयर इज नो वॉल्केनो इन द हिमालयन रीजन, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अनदर थिंग इज कि जो अभी भी जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है दे आर स्टिल गेनिंग द हाइट, उनकी अभी भी हाइट जो है इंक्रीज हो रही है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आज गए हिमालयन रीजन में घूमने के लिए, उसके बाद 5-6 साल फिर घूमने गए, फिर आपने कहा अरे देखो इतना सा माउंटेन था कितना ऊंचा हो गया देखो, ठीक है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये दीज आर द प्रोसेसेस विच अकर्स, पर इसमें जो नोटिसेबल चेंजेस हैं वो सेवरल मिलियन ईयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर तो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल एंड चाइना दे हैव डिक्लेयर्ड ऑफिशियली कि जो माउंट एवरेस्ट है वो अराउंड 4 mm उसकी हाइट इंक्रीज हुई है, ठीक है, ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन था। तो बेसिकली क्या है कि माउंटेन्स ये जितने भी हैं दे आर गेनिंग हाइट, बट ऑब्वियसली इनको आप एक सिंगल लाइफ स्पैन में, सिंगल ह्यूमन लाइफ स्पैन में बेसिकली आप इन चेंजेस को इजीली नोटिस नहीं कर सकते हैं। देयर कैन बी सडन लैंडफॉर्म्स जो बन जाते हैं कई बार, ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो चीज़ आपको कंपैरेटिवली देखने को नहीं मिलेगी। सो बेसिकली इन हिमालयन रीजन ये सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। देन विल बी ऑल्सो लुकिंग आउट कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस फॉर अस, हिमालयस के सिग्निफिकेंस क्या हमारे लिए, एंड देन व्हाट आर द चैलेंजेस, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो बेसिकली होंगे हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोलॉजी, हिमालयन इकोसिस्टम को कंपैरिजन करेगा वेस्टर्न घाट्स के साथ, वाई दे आर मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है, लैंडस्लाइड्स, लैंड सब्सिडेंस, जैसे फॉर एग्जांपल जोशीमठ का केस न्यूज़ में लगातार आता रहता था, ठीक है, तो प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, ये बात और है कि न्यूज़ में नहीं आ रहा है आजकल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये चीज़ें लगातार न्यूज़ में आ रही हैं तो ऑब्वियसली इट विल गेन द अटेंशन ऑफ द पेपर सेटर ऑल्सो। सो क्या होता है बेसिकली कि जब आप ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हो तो ये अभी तक जितना हम पढ़ेंगे ये सब होगा कि हाँ ठीक है ट्रेडिशनल टाइप में, बट अगेन द डीपर एनालिसिस कैसे हो गया कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द हिमालयन रीजन। हैबिटेट लॉस हो रहा है बहुत सारी स्पीशीज़ का, जैसे हिमालयन लेपिडोप्टेरा, दिस इज़ अ बटरफ्लाई स्पीशीज़, इसका हैबिटेट चेंज हो गया है। ये पहले लोअर रीचेज़ में मिलती थी हिमालय के, लेकिन क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इनके हैबिटेट लॉस भी हुए हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये हट के और ऊपर के रीजन में शिफ्ट हो गए हैं इनका हैबिटेट। तो आप सोचोगे हिमालयन लेपिडोप्टेरा है क्या, ये बटरफ्लाई है बेसिकली। आपको बटरफ्लाई का क्या रोल है यार, बटरफ्लाई नीचे थी पहले, अब ऊपर मिल रही है, क्या हो गया। बट बटरफ्लाई इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल ऑर्गेनिज्म इन दिस एंटायर इकोसिस्टम। जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन एजेंट की तरह एक्ट करता है ये, एक प्लांट के सीड को दूसरे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही सब कुछ चीज़ें। सो बेसिकली आप व्हेन यू चेक द हिमालयन माउंटेन रेंज, सो ये कई सारी सब रेंजेस में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर देखेंगे ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय है, देन हिमाचल हिमालय है, और फिर फाइनली आता है आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो बेसिकली क्या है कि जो इंडियन प्लेट है उसका कोलिजन यहाँ पर एक बार ना होकर कई बार हुआ है। इसकी वजह से आप देखते हैं कि इस रीजन में आपको कई सारी पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे कई सारी नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स बनी हुई हैं। एंटीसीडेंट रिवर और नॉन एंटीसीडेंट रिवर में डिफरेंस ये होता है कि एंटीसीडेंट रिवर्स दे आर द रिवर्स विच आर इन एग्जिस्टेंस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, एंड द नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स आर द रिवर्स जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे कोई ग्लेशियर है, वहाँ पे कोई लेक है, उस लेक में से वाटर नीचे ड्रेन आउट हो रहा है एंड देन फाइनली रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, जैसे गंगा, यमुना, राइट, several other tributaries of Indus. Indus itself is a example of antecedent river. Satluj, it is the example of antecedent river. Brahmaputra, it is the example of antecedent river. Are you getting me or not? Yes. So basically सबसे नॉर्दर्न में स्टार्ट करते हैं चीज़ों को।
सबसे नॉर्थ में जो रेंज है इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, दे आर रेफर्ड एज ट्रांस हिमालय। बेसिकली जो ट्रांस हिमालय है ये टेक्निकली हिमालय का पार्ट नहीं है, दे वर एग्जिस्टिंग बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो ये कैसे थे बेसिकली कि जो यूरेशियन लैंड मास था, जो यूरेशियन ये था प्लेट आपका, ये उसकी एजेस है बेसिकली। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको फोर लैंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फोर लैंड, FORELAND, फोर लैंड स्ट्रक्चर, यानी कॉन्टिनेंट्स के साइड की एजेस इतनी ऊंची ऊंची है। तो ट्रांस हिमालय में बेसिकली देयर आर 3 रेंजेस। फर्स्ट वन इज द काराकोरम रेंज। फर्स्ट वन इज द काराकोरम रेंज। गाइस देखो काराकोरम रेंज की स्पेशलिटी क्या है। पहली चीज, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट इज इंदिरा कोल। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल वो इसी रेंज में लोकेटेड है। सिमिलरली द हाईएस्ट पीक, similarly the highest peak of India, that is K2, ये भी यहीं पे लोकेटेड है। The highest peak of India, K2, it is also located in this range. Not only this, K2 की जैसे हाइट है 8,611 मीटर। यहाँ पे और भी ऐसी पीक्स मिलेंगी जैसे गशेर ब्रूम, मशेर ब्रूम। अगर आप एटलस निकाल लाए हो तो एटलस निकालो, तो उसमें चेक करो, तो आपको इस रीजन के आसपास कई सारी और भी ऐसी पीक्स दिखाई देंगी जो बेसिकली लगभग 8,000 मीटर से ज़्यादा की उनकी हाइट है। गशेर ब्रूम, मशेर ब्रूम ऐसे दिखाई देंगे आपको, चेक करो, ठीक है। और यही नहीं गाइस, इसी के ही ईस्टर्न सेक्शन में लोकेटेड है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर इज बेसिकली द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। इन रीजन्स को थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दीज रीजन्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। और जो सियाचिन ग्लेशियर है तो बेसिकली इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। ऑपरेशन मेघदूत से बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने कंट्रोल में लिया था, क्योंकि ये रीजन्स क्या थे, जब इंडिपेंडेंस, व्हेन आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पे ये सब एरियाज़ को जो है प्रॉपरली कुछ एम्बिग्यूटी थी, ठीक है। तो देयर वाज सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सम इनपुट्स कि भाई जो पाकिस्तान है इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू ऑक्यूपाई दिस एरिया ऑल्सो, दे कैन ट्राई। तो बेसिकली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत, और उससे बेसिकली यहाँ इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में लिया था। इसके दूसरे साइड आप देखोगे कि पाकिस्तान की भी कुछ यहाँ पे बीट्स है, कुछ पोस्ट है, चेक पोस्ट्स है। और आप देखेंगे तो आई थिंक व्हेन इमरान खान वाज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान, सो आई थिंक दे हैव ऑफर्ड कि हम अपनी यहाँ से हटा लेते हैं आर्मी, क्या बेकार में खर्चा करते हैं यहाँ पे, आप भी हटा लो हम भी हटा लेते हैं अपनी। तो इंडिया ने कहा नहीं नहीं रहने दो, वी हैव ट्रस्ट इश्यूज़ विद यू, ठीक है, तो भूल जाओ इसको, हम तो कर लेंगे, तुम अपना देख लो भाई क्या करना है, ठीक है। तुम अपनी आर्मी हटा लोगे, डोंट वरी, हम ऐसे नहीं आएंगे, आएंगे तो एक ही बार आएंगे ठीक से, ठीक है, ऐसा फालतू में नहीं आएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ ये दिक्कत है कि अगर पता चला हमने हटा लिया, थोड़ी देर बाद वहीं पे बैठे हुए नजर आए, वहीं पे पता चला चाय गर्म करने का कुछ इंतज़ाम कर रहे हो, राइट। खैर, जो काराकोरम रेंज है इट इज़ ऑल्सो नोन एज कृष्णागिरी, इसको कृष्णागिरी भी कहते हैं। This Karakoram range, it is also referred as कृष्णागिरी। हिमालयस के अगर आप ओवरऑल लेंथ के हिसाब से अगर देखोगे तो जो हिमालय का वेस्टर्न सेक्शन है जो इधर से स्टार्ट होगा तो दैट इज़ वेरी वाइड, और आगे चलते चलते क्या होगा, ये नैरो होता चला जाएगा। आगे चलते चलते क्या होगा, ये नैरो होता चला जाएगा, और इनफैक्ट एक क्रिसेंट शेप में, इस तरह से क्रिसेंट शेप में जो है ये बेसिकली आगे तक एक्सटेंड हो रहा होगा। ये देखेंगे अभी इसको थोड़ी देर में, ठीक है। वेल, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा काराकोरम।
तो काराकोरम इज ऑल्सो रेफर्ड एज कृष्णगिरी. आफ्टर दिस वी हैव द लद्दाख रेंज. अब देखो लद्दाख रेंज जो है बेसिकली इट इज अ कोल्ड डेजर्ट रीजन. ये बेसिकली क्या है, हिमालयन रीजन के रेन शेडो इफेक्ट से ये क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि जो मॉइस्चर रिच विंड्स है वो यहाँ तक प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती हैं. लेकिन क्या है कि हाइट तो ज़्यादा है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हाइट अगर ज़्यादा है किसी प्लेस की, या जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स है, तो 50% वाटर वेपर्स जो है बेसिकली 2 किलोमीटर की हाइट तक मिलेंगे. बाकी के रिमेनिंग 40% ऊपर ट्रोपोस्फियर तक मिल जाते हैं. तो होता क्या है बेसिकली कि माउंटेन्स पे जो गैसेस की डेंसिटी होती है कंपैरेटिवली कम होती है. तो सनरेज जब ऊपर से नीचे गिर रही हैं तो वो इन गैसेस से स्कैटर्ड होकर डिफ्यूज नहीं हो पाती है ज़्यादा. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो सनरेज गिरती है दे आर वेरी इंटेंस सनरेज. कैसे सनरेज है ये, दे आर वेरी इंटेंस सनरेज, और साथ के साथ रीजन ठंडा भी है. सो दिस रीजन लद्दाख रीजन ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बेसिकली एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम किसी पर्सन को हीट स्ट्रोक भी आ सकता है, और साथ के साथ उसको जो है फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है. फ्रॉस्ट बाइट समझते हो कैसा होगा? हाँ, क्या ठंडा क्या ठंडा? ठंडा तो हो गया, फ्रॉस्ट बोले तो ठंडा तो हो गई. कभी देखा है, जैसा मान लो फ्रीज़र होता है, पुराने ज़माने में जो फ्रीज मतलब पुराने जो फ्रीज आते थे सिंगल डोर वाले, अभी भी आते हैं वैसे शायद वो, लेकिन उसमें जो फ्रीज़र लगा होता था वो वैसा होता था, उसमें मोटी मोटी बर्फ़ जम जाती थी बहुत लंबे टाइम तक, अगर आप उसको डी फ्रीज़ नहीं करोगे तो, डी फ्रॉस्ट नहीं करोगे, ठीक है. तो अगर मान लो जैसे कई लोग घरों में होता है ना, लोग स्टील के बर्तनों में बर्फ़ को जमा देते हैं, कई बार तुम्हारी उंगली उससे टच करी होगी, ऐसे हुई है टच, और अचानक से उंगली खींच दी तो जलन होती रहेगी पूरी एकदम ही. वो एक माइनर फ्रॉस्ट बाइट है. बहुत ज़्यादा सीवियर फ्रॉस्ट बाइट कैसा होगा बेसिकली कि वहाँ पे वो तुम्हारी कह रहे ना स्किन ही उधेड़ देगा, पूरी इच्छा से निकाल देगा स्किन को, राइट. सो बेसिकली जो है फ्रॉस्ट बाइट और हीट स्ट्रोक सेम टाइम पे पर्सन को आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है यहाँ पर. तो सनरेज आर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सनरेज सिर पे गिर रही है किसी के यहाँ पर. देखो लद्दाख रेंज का ही जो ईस्टर्न सेक्शन आगे जा रहा है, इसी को ही आगे नाम दिया है कैलाश रेंज. इसी को आगे नाम दिया है कैलाश रेंज. ये क्लियर है सबको? इसी को आगे नाम दिया कैलाश रेंज. आफ्टर दिस अनदर रेंज इज Jaskar. So this is Jaskar range. और बेसिकली लद्दाख और जास्कर के बीच में से ही इंडस रिवर जो है मेनली फ्लो करना स्टार्ट करती है. बेसिकली इंडस रिवर जब बेसिकली एंटर करती है इंडिया में तो करते हैं डेमचौक के रीजन से, काराकोरम के पास से रीजन एंटर करते हुए, और फिर सडनली ये लद्दाख रेंज को कट करते हुए इट इज़ मेनली फ्लोइंग बिटवीन लद्दाख रेंज एंड द जास्कर रेंज. एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? सबको क्लियर है ये चीज़ें? इसके बाद अब यहाँ से जो अगली रेंज स्टार्ट हो रही है दैट इज़ द एक्चुअल हिमालयास. इसमें कि बोर्ड पे स्पेस कम है, आगे बनाते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे. ये ड्रॉ कर लिया सबने? ठीक है. नेक्स्ट रेंज जो आती है दैट इज बेसिकली नोन एज द दिस इज रेफर्ड एज ग्रेटर हिमालय. दिस इज रेफर्ड एज ग्रेटर Himalaya. If we talk about the all Himalayan mountain ranges, so this is the tallest mountain range among the all ranges. This is the tallest Himalayan range among the entire other ranges. ठीक है. यहाँ की जो एवरेज हाइट है डेट इज अराउंड 6100 मीटर.
एंड अगेन दिस पर्टिकुलर रेंज, इसकी विड्थ कम है, लेंथ और इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है और हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो ये बेसिकली क्या है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में एक वॉल की तरह एक्ट कर रहा है, एकदम एक दीवार की जैसा एक्ट कर रहा है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इंडिया में विद रेस्पेक्ट टू द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मानसून का मैकेनिज्म है, इस वजह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ऊपर से जो रेंजेस, ऊपर से जो विंटर्स के टाइम पे जो कोल्ड साइबेरियन विंड्स है, वो कोल्ड साइबेरियन विंड्स इंडिया नहीं पहुंच पाती इसकी वजह से। नहीं तो फिर सोच लो हालत क्या होती इस देश की। आधे से ज़्यादा इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया तो पूरा पूरा समझ लो आप स्नो कवर्ड रीजन होता। पता चला क्लास करने आए तो या तो आपको आना पड़ रहा है जो आजकल जो ग्लेशियर्स या स्नो कवर्ड रीजन में जो चलती है ना बाइक्स, वो वाली कौन सी होती है, वो कन्वेयर बेल्ट वाली जो बाइक्स होती है वो होती, या फिर आप आते एकदम सेंटा क्लॉज वाली उसमें कार्ट में, ठीक है। रेनडियर्स तो मान लो नहीं मिल पाते, तो डॉग्स, ठीक है ना, डॉग्स बांध रखे थे इंस्टीट्यूट के बाहर, पता चला सबके कार्ट्स पार्किंग में, सबके डॉग्स आपस में लड़ रहे हैं। 2 डॉग्स में ज़्यादा लड़ाई हो गई, एक मर गया जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं, पता चला बेचारा वो रोके जा रहा है वापस, स्टूडेंट कहता है कि यार आए थे 6 डॉग थे, अब एक ही रह गया, ये वाला एक मर गया तो 5 ही रह गए, राइट। वेल एनीवेज, सो द कंडीशन, द क्लाइमेटिक कंडीशन वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। और मानसून जैसा मैकेनिज्म तो फिर भूल ही जाओ, वो तो भूल ही जाओ फिर मानसून जैसा मैकेनिज्म। वेल देखो, इस माउंटेन रेंज को हिमाद्री भी कहा जाता है। दिस माउंटेन रेंज इज रेफर्ड एज हिमाद्री। Why we are calling this हिमाद्री? हिमाद्री बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है। हिमाद्री इज बेसिकली अ संस्कृत वर्ड जिसमें हिम का मतलब है आइस और आद्र का मतलब है कवर्ड। सो इट इज बेसिकली आइस कवर्ड। हिम का मतलब क्या हो गया हिंदी में? आइस, या हिंदी में आइस नहीं, हिंदी में तो इंग्लिश में आइस हो गया। हिम को हिंदी में बोला बर्फ, और आद्र मतलब ढका हुआ। तो ये पूरी जो माउंटेन रेंज है बर्फ से ढकी रहती है पूरे साल, क्योंकि एवरेज हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है। कितना बताया मैंने? 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट आती है। वर्ल्ड की जितनी भी लॉफ्टीएस्ट पीक्स है, जितनी भी टॉलेस्ट पीक्स है, बी इट माउंट एवरेस्ट पीक, बी इट कंचनजंगा, बी इट नंदा देवी, सारी की सारी यहीं पे लोकेटेड है इसके ईस्टर्न पार्ट में। यहाँ तक क्लियर है सबको चीज़? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये जो माउंटेन रेंज है, मतलब ये जो इतनी टॉलेस्ट पीक्स है, ये इन कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड में ही क्यों लोकेटेड है? ठीक है, ये इन कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड में ही क्यों लोकेटेड है? तो इसको समझने के लिए आपको एक एनिमेशन देखना पड़ेगा। सॉरी, डबल कंप्रेशन, ठीक है। Yes, so basically this was the Pangea break होता है। This was Pangea, what happened? हाँ, कंटिन्यू करो। दिस वॉज पेंजिया, और पेंजिया 2 पार्ट में ब्रेक होता है। दिस वॉज द गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला कौन सा था? लॉरेशिया लैंड था। ये इंडियन लैंड मास यहाँ से टूटता है और आगे जाके यहाँ पे ये इस तरह से कोलिजन करा यूरेशियन लैंड मास से। कंप्रेशन होता है लैंड फॉर्म्स का यहाँ पर, और यहाँ पे बन जाती है फिर हमारी फोल्डेड माउंटेन रेंज। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जैसे मान लो दिस इज इंडियन लैंड मास, ठीक है, दिस इज इंडियन लैंड मास। अब ये इंडियन लैंड मास व्हेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स यूरेशिया, तो पहले इसका वेस्टर्न साइड ये वाला पार्ट, पहले इसका ये वाला पार्ट कोलाइड करता है, और ये वाला पार्ट कोलाइड करने के बाद अब ये फिर इस तरह से बेंड होके
जो ईस्टर्न साइड है दैट इज पुशिंग मोर टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। तो जो ईस्टर्न साइड है उस पर इस इंडियन प्लेट का जो प्रेशर है, जो कंप्रेशन है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, सो बेसिकली आप देखोगे जैसे so this was basically Indian landmass, and this Indian landmass it has collided with the Eurasian plate, और ये प्लेट लगातार आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टली ही यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, बिकॉज इट इज नॉट सबडक्टिंग वर्टिकली नीचे नहीं जा रही है। वर्टिकली नीचे जाती तो क्या होता है, ये मेल्ट हो जाती, तो यहाँ पे वॉल्केनोज मिल सकते थे। लेकिन क्योंकि दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, यहाँ पर दोनों की डेंसिटी सेम है, बट द इंडियन प्लेट इज हैविंग मोर वेलोसिटी, सो इट इज स्लाइडिंग हॉरिजॉन्टली बिलो द यूरेशियन प्लेट। जिससे क्या हो रहा है, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं, दिस मैकेनिज्म इज रेफर्ड एज क्रस्टल डबलिंग। दिस इज रेफर्ड एज क्रस्टल डबलिंग। तो ये रीजन है कि जिसकी वजह से हिमालयन रीजन में आपको एक तो वॉल्केनोज नहीं मिलेंगे, और दूसरा व्हेन दिस प्लेट इज कंटिन्यूसली स्लाइडिंग बिलो द यूरेशियन प्लेट, तो ये यूरेशियन प्लेट को क्या कर रही है, अप थ्रस्ट कर रही है। जैसे मान लो दिस इज इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है, ये वाला हैंड, तो इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, तो ये क्या कर रही है, इस वाली प्लेट को ऊपर थ्रस्ट प्रोवाइड कर रही है। दिस इज द रीज़न कि अभी भी आप देखेंगे हिमालयन माउंटेन रेंजेस में जो कई सारे रेंजेस हैं उनकी हाइट लगातार गेन हो रही है, दे आर स्टिल गेनिंग हाइट। इज दैट क्लियर नॉट क्लियर? देखो इसके साथ साथ जो हमने अभी ये लद्दाख वाला रीजन देखा था, लद्दाख वाले रीजन में एक चीज़ और ऐड कर लेना यहाँ पर कि इंडिया का जो लार्जेस्ट नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया है, इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क, वो भी बेसिकली इसी रीजन में लोकेटेड है, वो भी इसी रीजन में लोकेटेड है, हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क जो है बेसिकली इट इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स, इट इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स, क्लाउडेड स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर क्लाउडेड स्नो लेपर्ड्स। इसके ऊपर जो पैचेस बने होते हैं स्किन पे, वो थोड़े क्लाउड्स जैसे दिखाई देते हैं, तो क्लाउडेड स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है वो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमने बात करी अभी किसके लिए, ग्रेटर हिमालयाज के लिए। ग्रेटर हिमालयाज, ऑल द हिमाद्रीज, ऑल द इनर हिमालयाज। सो इट इज़ द टॉलेस्ट अमंग द एंटायर रेंज, अमंग द एंटायर अदर हिमालयन रेंजेस सबसे टॉलेस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी टॉलेस्ट पीक्स वर्ल्ड की है लगभग सारी की सारी इसी रेंज में लोकेटेड है, एंड इट्स इन इट्स ईस्टर्न सेक्शन। अब ईस्टर्न सेक्शन में क्यों लोकेटेड है, क्या रीजन पता है? वाई? क्या चीज? डबल कंप्रेशन। ठीक है, डबल कंप्रेशन या बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर कंप्रेशन। ठीक है, एंड वाई देयर इज नो वॉल्केनो इन दिस रेंज? क्रस्टल डबलिंग, क्रस्टल doubling. And why these mountain ranges they are still gaining height? Why these mountain ranges they are still gaining height? Because of because the Indian plate is still sliding, it is still moving below the Eurasian plate, तो ये it is providing it an up thrust, उसका thrust provide कर रही है ऊपर की तरफ। ये क्लियर है सब कुछ चीज़ें? देखिए इसके बाद अगली रेंज जो आती है दैट इज रेफर्ड एज हिमाचल हिमालय। दिस इज रेफर्ड एज हिमाचल हिमालय। देखो हिमाचल हिमालय की खासियत क्या है कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स की, पॉपुलेशन की, तो ये हिमाचल हिमालय और इससे नीचे आता है आउटर हिमालय या शिवालिक। ये दो रेंजेस ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे हिमालयन रीजन की रिसाइड करती है। हिमाचल हिमालय ऑल्सो रेफर्ड एज मिडिल हिमालय। और मिडिल हिमालय की खासियत बेसिकली ये है कि इट इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये क्या है? इट इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसकी कई सारी सब रेंजेस भी होंगी। ओके, इट हैज़ सेवरल सब रेंजेस ऑल्सो। कई सारी यहाँ पे वैलीज मिलेंगी, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, एंड दीज आर वेरी मेस्मराइजिंग प्लेसेस। बहुत ही ऐसा मेस्मराइजिंग व्यू होगा कि देख के ना मतलब कहोगे कि आंखें बंद ही ना हो, बिल्कुल इतना सुंदर प्लेस होगा बेसिकली, स्वर्ग। ठीक है ना? हाँ,
स्वर्ग से भी सुंदर। स्वर्ग से भी सुंदर। स्वर्ग देखा है तुमने? हाँ। अब 14 फ़रवरी चला गया है, ठीक है। अब ज़्यादा शेर व शायरी के काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कल जो मेरे को जो बदनाम करने की कोशिश करी है शुभम ने, वो भी लाइव सेशन में, कि मैं मॉल में गया था। तो भैया मॉल में मैं इसलिए गया था कि मेरी वाइफ ने कुछ सामान बोला था कि वो देखना वहाँ जाकर, ठीक है, तो इसलिए गया था मॉल में। हाँ, कहता है मैंने बोला, कल मैं लाइव सेशन ले रहा था ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो ही वाज सेइंग कि मैंने ऐसे बोला, मैं कहा यार देखो बुरा तो नहीं लगा तुम लोगों को, मैंने आज तुम्हारी एक क्लास भी लगा दी एक्स्ट्रा ऑनलाइन, बुरा तो नहीं लगा अटेंड करते हुए, तुम्हें कहीं जाना हो, प्लान कैंसिल करना पड़ गया हो। कहता है, लिख रहा है सर यू हैड गॉन दैट इज़ इनफ फॉर अस। पहले मैं पजल्ड हुआ, मैंने कहा ये क्या बोला, क्या है यू हैड गॉन दैट इज़ इनफ फॉर अस, मतलब आप चले गए वही काफ़ी हमारे लिए। मैं कहा ये क्या बोल रहा है। फिर याद आया कि अच्छा मैं वहाँ मॉल पे उतर गया था रास्ते में बस से, तो ये बंदा कह रहा है कि आप मॉल में गए थे। यार हद है, मतलब सीरियसली। हाँ तो अब ये 14 फ़रवरी जा चुका है, ठीक है। अब ये शायरी वायरी ये सब चीज़ों को साइड में रख दो, और अब जो है प्रॉपर बात करो। स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्ग देखा है तुमने? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है बेसिकली, आपको पता है ये जब अर्लीस्ट फेज में होगा सब्जेक्ट, ये इवॉल्व कैसे हुआ, सब्जेक्ट बना कैसे होगा। ये ऐसा तो नहीं ना एकदम डे 1 पे किसी ने कहा अच्छा भाई ज्योग्राफी पढ़ानी सबको, तो इवॉल्व कैसे हुआ ये बेसिकली। ये इवॉल्व हुआ ही नहीं सही, शेर व शायरी से, पोएम्स से, किसी ने कहानी, कोई कहानी लिख रहा है वो कहानी लिख रहा है, या मान लो कोई पर्सन कहीं घूमने गया था, उसने अपना पूरा ट्रैवलिंग, जैसे आज उनका ट्रैवलिंग व्लॉग होता है, हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, और ये वो है ना, फिर देखो मेरे पीछे यहाँ पर है ये वो, राइट। तो एक तो वो होता है, तो ये तो हो गई आज की, ये आज का व्लॉगिंग सिस्टम है। वो उस टाइम का रिटर्न व्लॉगिंग समझ लो, कि कोई ट्रैवलर था, जा रहा था रास्ते में, कहता यार रास्ते में इस रास्ते से जा रहा था, रास्ते में बड़ा ही खतरनाक शेर आया था, फिर मैंने उसको 2-4 पार्ले जी के बिस्किट दे दिए थे, फिर वो चला गया वहाँ से, ठीक है। खैर जो भी है कुल मिला के, तो ज्योग्राफी का एज अ सब्जेक्ट इट हैज़ इवॉल्व बाय दीज सोर्सेज ओनली। इन सोर्सेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, कि किसी ने कहानी लिखी तो उस कहानी को पढ़ते पढ़ते पता चला कि अच्छा यहाँ पे ऐसा एक माउंटेन है, अगर इस माउंटेन की चढ़ाई करेंगे तो बहुत ही खतरनाक तूफान यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे, इससे मरने के चांसेस हैं। जैसे अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर जब इंडिया की तरफ आया तो वो कितनी बार आया, तो आप देखोगे तो वो इस रीजन से आने की कोशिश करा उसने, और चले थे कितने लेके, अब बचे इतने से भी नहीं उनके, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे कि इंडिया की ज्योग्राफी भी अगर आप देखते हो ना, तो आप देखोगे कि हमारा जो वेस्टर्न साइड है हमेशा से, चाहे वो आज की बात करो या बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करोगे, तो इंडिया के वेस्टर्न साइड से ही जितने इन्वेजन हुए सारे वेस्टर्न साइड से ही हुए हैं। क्योंकि नॉर्दर्न साइड और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पूरा एक हिमालयन बेल्ट ने ऐसा कवर किया हुआ है, तो एकदम नॉर्थ में देखोगे तो एक्सट्रीम टॉल पीक्स, वहाँ का क्लाइमेट ही कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ईस्टर्न साइड वाले पार्ट को सब देखोगे तो हॉस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशंस एकदम है, जंगल सब चीज़ें, डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है। ये ऐसे नहीं है फॉरेस्ट की मूवीज़ में दिखाते हैं कि फॉरेस्ट में कोई गया खुश हो रहा है भाग रहा है, भाग नहीं सकता है ऐसे डेंस फॉरेस्ट में, झाड़ियाँ होंगी इतनी रास्ते में ना कि पैर फंसेगा वहीं गिर जाएगा एकदम ही, और जैसे ही गिरा सामने स्नेक आया, ये ले बेटा, ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं। खैर, तो जो हिमाचल हिमालयाज है, दिस हिमाचल हिमालय so this is also referred as the middle Himalaya, and it is a very important or a very major tourist attraction. कई सारी यहाँ पे सब रेंजेस मिलेंगी आपको, पीर पंजाल रेंज हो गई, जम्मू रेंज हो गई, ऐसे कई सारी रेंजेस यहाँ पे मिल जाएंगी, पीर पंजाल रेंज बेसिकली, ठीक है ना। और इसके साथ साथ कई सारी वैलीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पर, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ऐसी बहुत सारी वैलीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एंड दीज वैली रीजन्स इटसेल्फ दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। देखो साथ के साथ क्या होता है कि जब बर्फ़ पड़ती है विंटर्स के टाइम पे, तो इसका भी काफ़ी पोर्शन क्या होता है माउंटेन का स्नो से कवर्ड हो जाता है, ठीक है। जब स्नोफॉल होता है तो ये जो माउंटेन है बेसिकली, इसका काफ़ी पोर्शन जो है बेसिकली ये कवर हो जाता है स्नो से।
और समर सीजन जब आता है तो यही बर्फ़ क्या होगी, फिर मेल्ट होगी। तो जब मेल्ट होगी तो क्या होगा, बेसिकली जितना एरिया स्नोफॉल के बाद का, स्नो के मेल्ट होने के बाद खाली बचता है, इस पे ग्रो होते हैं एल्पाइन ग्रासलैंड्स, एल्पाइन वेजिटेशंस ग्रो होती हैं, एंड दीज आर लोकली रेफर्ड एज मर्ग, बुगियाल एंड पयार। जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग बोलते हैं, हिमाचल में इसको पयार और उत्तराखंड में इसको बुगियाल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, तंगमर्ग। जैसे सोनमर्ग है तो सोनमर्ग में क्या है कि पूरा का पूरा रीजन ग्रासलैंड्स प्लस येलो कलर के फ्लावर्स से भर जाता है एकदम, तो पूरा रीजन में येलोइश कलर का दिखाई देने लग जाएगा एकदम ही। तो सोन मतलब गोल्ड बेसिकली, ठीक है। तो गोल्ड जैसे येलो कलर का होगा तो पूरी वैली ऐसी दिखाई देगी, पूरा रीजन ऐसा दिखाई देगा जैसे एकदम गोल्ड फैला पड़ा हो सारी जगह पे एकदम। सोनमर्ग। तंगमर्ग में ब्राउन कलर के फ्लावर्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। लाइफ में जब भी मौका मिलेगा यहाँ पर जरूर जाना, राइट। अभी दिस प्लेस वॉज इन न्यूज़, वाई इट वॉज इन न्यूज़? सो आप देखेंगे जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इनको इस एरिया में हिमालयन रीजन को जितने भी ग्लेशियर्स इनके रिचार्ज होते हैं, यानी जितने भी यहाँ पे स्नोफॉल होती है वो किससे होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। तो इस बार आपने देखा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफ़ी डिले हुए हैं इस रीजन में, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जिस सीज़न में गुलमर्ग में बर्फ़ पड़नी चाहिए थी वो नहीं पड़ी और वो काफ़ी डिले हो गया। तो अगर ये और ज़्यादा डिले होता, जैसे बर्फ़ पड़ गई फाइनली उस रीजन में, लेकिन अगर ये और डिले हो जाता तो यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता। अब देखो, जैसे मैंने आपको ये रीजन यहाँ पे बताया कि मर्ग, ये जो पास्चर लैंड्स है बेसिकली, ये दीज आर पास्चर लैंड्स, यानी भेड़ बकरियों को चराने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है ये। द ग्रास इज़ न्यूट्रिशियस। तो इस रीजन के जो ट्राइबल्स हैं, जो शेफर्ड कम्युनिटी के लोग हैं बेसिकली, नॉट ट्राइबल्स, नॉट नेसेसरली ट्राइबल्स, बट जो शेफर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुज्जर्स, बकरवाल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली कि जब ये ग्रासलैंड्स ऐसे यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो ये अपने भेड़ बकरियों को लेके यहाँ पे ऊपर माउंटेन्स पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर ये माउंटेन्स पे चले जाएंगे अपने भेड़ बकरियों को लेके, और दे विल स्टे देयर फॉर 3 months 4 months जब तक स्नोफॉल स्टार्ट नहीं हो रही है। और जैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट होगी ये वापस अपने भेड़ बकरियों को लेके प्लेन्स में आ जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर शेफर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, दे आर फॉलोइंग अ सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस, ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 6 months ऑन माउंटेन्स, 5 to 6 months ऑन द प्लेन रीजन्स। इस तरह की सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसह्यूमेंस। दिस सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस इज रेफर्ड एज ट्रांसह्यूमेंस। This seasonal migration practice is referred as transhumance. ये सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस है। एक सीजन में माउंटेन्स पे रह गए, दूसरे सीजन में they are shifted back to the plains. I hope it's clear, right? और इसी तरह के माइग्रेशन को, लेकिन ये तो सीजनल माइग्रेशन है, अगर ऐसा कोई डेली माइग्रेशन हो तो ऐसे डेली माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? What is the term used for daily migration? क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जो बड़े बड़े अर्बन रीजन्स हैं, जो बड़े बड़े अर्बन रीजन्स हैं, तो उसमें क्या होगा बेसिकली, एक सेंटर पे एरिया होगा जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। ये पूरा का पूरा एकदम कमर्शियल रीजन है। ये लोग यहाँ पे डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये घर लेना भी चाहते होंगे तो इनको घर बहुत महंगा मिलेगा, बहुत ही कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है सारी की सारी। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे रीजन्स जो है ये डे टाइम में जब तक कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है तब तक तो बड़े एक्टिव दिखाई देंगे, नाइट टाइम में ये पूरे के पूरे एकदम इनएक्टिव रीजन बन जाएंगे, एकदम घोस्ट रीजन बन जाएंगे एकदम ही।
जैसे फॉर एग्जांपल कनॉट प्लेस दिल्ली का, डे टाइम में आप जाओगे ऐसा लगेगा यार भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है एकदम, है ना। खड़े हो गए ऐसे, अपने आप भीड़ तुम्हें धक्का देते देते निकाल देगी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर आप आलस कर रहे हो, आपको चलने का मन नहीं कर रहा, अगर यार नहीं चलना नहीं है मेरे को, आप बस मेट्रो स्टेशन के गेट पे ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए और आप मतलब मैंने देखा कई बार ऐसे लोगों को कि जो मान लो एकदम नए नए लोग हैं ना, मतलब कई बार क्योंकि रेलवे स्टेशन आसपास में है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पास में है वहाँ पे, तो कई बार क्या होता है कि लोग जैसे रेलवे स्टेशन से आए, उन्हें पता नहीं है कि गेट पे नहीं खड़ा होना है, वो गेट पे ही खड़ा बेचारा बैग लेके अपना, और राजीव चौक स्टेशन आया नहीं कि धक्का देके उसका बेचारे का बैग अंदर है क्या, वो बाहर होकर आप मेरा बैग तो लेने दो, ठीक है। तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बिल्कुल ऐसा है जैसे मेट्रो स्टेशन का गेट, जैसे ही मेट्रो का दरवाजा खुलेगा एकदम ऐसा लगा जैसे किसी ने बोला आक्रमण, अटैक, सारे भाग गए एकदम तुरंत के तुरंत। और वहाँ तुम अगर थोड़ा अनअवेयर थे या मान लो नींद में थे तो पता नहीं मतलब धक्का देते देते जो है आगे सामने कैफ़े कॉफ़ी डे का पूरा वो एक आउटलेट है, वहाँ तो तुम्हें धक्का देकर पहुँचा देंगे। और उस धक्का वो वहाँ तक इसलिए दे रहे हैं कि भाई तू यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी ले, नींद खुल जाएगी तेरी। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या है देखो, अब कनॉट प्लेस पे आई डोंट नो कि किसी का घर होता होगा वहाँ पर, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू है, उसका रेंटल वैल्यू इतनी ज़्यादा है, कोई अगर वहाँ घर लेके रह भी रहा है तो मतलब बेवकूफ़ी का काम कर रहा है वो, उसका रेंटल वैल्यू पता नहीं कितने लाखों में होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये रीजन डे टाइम में तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, बहुत भीड़ भाड़ वाला, बहुत पॉल्यूशन भी होगा, ट्रैफिक जैम भी मिल सकते हैं, सब चीज़ देखने को मिलेंगे। और रात के टाइम में ये उतना ही जो है घोस्ट टाउन, मुश्किल से एक दो दुकानें खुली हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो रेजिडेंशियल एरियाज़ में ऐसे में मतलब इस तरह के एरियाज़ में लोग रेजिडेंस बनाना प्रेफर वैसे भी नहीं करेंगे। तो क्या होता है इसके आसपास में आप देखोगे कई सारी कॉलोनीज़ बन गई, जैसे इसमें एक कॉलोनी है आसपास में, इसका नाम है रोहिणी। व्हाट्स द नेम? रोहिणी। नाउ देयर आर सो मैनी पीपल जो बेसिकली इस कनॉट प्लेस वाले एरिया में या दिल्ली के इसी के पास एक दूसरा एरिया, उसका नाम है दिल्ली सदर, न्यू दिल्ली, चांदनी चौक, सुबह के टाइम में काम पे जाएंगे यहाँ पर अपने, इनकी शॉप हो सकती है, इनकी दुकानें हो सकती है, शोरूम हो सकता है, या हो सकता है यहाँ पे सर्विस कर रहे हो। और फिर रात के टाइम में या शाम के टाइम में जब इनका ऑफिस ख़त्म हो जाएगा या इनके जो भी काम है ख़त्म होगा, दे विल मूव बैक टू देयर रेजिडेंस, वापस चले जाएंगे। ये कई सारी रिंग रोड से कनेक्टेड है, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, इस तरह से करके, ठीक है। तो होता क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे माइग्रेशन कर रहे हैं, सुबह आए शाम को चले गए, सुबह आए शाम को चले गए। तो इस तरह का जो डेली माइग्रेशन प्रैक्टिस होता है, दैट इज नोन एज कम्यूटेशन, दिस इज रेफर्ड एज कम्यूटेशन। और ये जो टाउन, जो रोहिणी टाउन जो एकदम इसमें पास में बना है, इसके मतलब पास में नहीं, दूरी है, लेकिन ये रेजिडेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ के लोगों को, इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट टाउन। दिस इज रेफर्ड एज सैटेलाइट टाउन, राइट, दिस इज रेफर्ड एज सैटेलाइट टाउन। अभी दिल्ली का मैंने एक छोटा सा रीजन दे दिया। अभी आप एनसीआर की अगर बात करोगे, दिल्ली एनसीआर के, तो वो भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा कि सेंटर पे पूरा दिल्ली है, जहाँ पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, और आसपास में एरियाज हो गए, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर, ऐसे कई सारे रीजन्स हो गए, रेवाड़ी, रोहतक, ऐसे कई सारे एरियाज हो गए। इन सब आउटर एरियाज़ में ये सब मान लो 50, 60, 70 किलोमीटर की रेंज में है सब ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि लोग, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब दिल्ली में कर रहे हैं, जॉब नोएडा में कर रहे होंगे या जॉब गाजियाबाद में कर रहे होंगे, और वो इस एरिया में आएंगे और फिर वापस अपने रेजिडेंस पे चले जाएंगे, डेली बेसिस पे कम्यूट कर रहे हैं। तो इनके ट्रैवल टाइम कम हो जाए, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे सिस्टम ला दिया, कौन सा? MRTS, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। हाई स्पीड ट्रेन है, 1 घंटे में आपको दिल्ली पहुँचा देगी मेरठ से, 50 मिनट्स 55 मिनट्स में आपको मेरठ से दिल्ली पहुँचा देगी। तो आपका ट्रैवल टाइम कम हो गया। एक्चुअली ऑन पेपर तो यही बोल रहे हैं, बाकी जब फुल्ली ऑपरेशनल होंगे प्रोजेक्ट तब देखा जाएगा जो भी है। लेकिन हाँ, वैसे भी अगर आप देखेंगे, अगर रोड एकदम क्लियर हो तो मान लो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है और ये आपका दिल्ली है, तो 1 से सवा घंटा मैक्सिमम लगता है पहुंचने में। मैंने बहुत अप डाउन करा है मेरठ से दिल्ली के बीच में, तो आई नो दिस थिंग वेरी वेल, राइट। सो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अप डाउन किया है। तो जैसे मॉर्निंग के टाइम पे आई यूज़ टू कैच द बस,
और जो मॉर्निंग की बस होती थी एक, वो आती थी राजस्थान की कोई होती थी बस वो। अब उनको क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता था, राजस्थान जाना होता था, टाइम पे पहुंचना होता था, वो भगाते थे बस। मुझे ऐसा लगता था उसका ड्राइवर जो है बेसिकली वो एक्स कोई पायलट था एयर इंडिया का या किसी का, जिसको नौकरी से निकाल दिया, उसने कहा चलिए कुछ तो करना है तो बस ही चला लेता हूँ। वो लिटरली 1 आवर 10 मिनट्स में दिल्ली कश्मीरी गेट पे उतार देता था, जो बस स्टैंड है वहाँ का दिल्ली का ISBT। हाँ, किलोमीटर कितना है? अराउंड 75 किलोमीटर, 75, हाँ इतना तो था ही, 75-80 किलोमीटर मान लो। तो 1 आवर 10 मिनट्स में बस, लेकिन टाइम मॉर्निंग का होना चाहिए, वो मॉर्निंग में मिलेगी बस। वो मिलती थी उस टाइम पे कि अराउंड 6 बजे के आसपास, और 7:10 पे उतार दिया उसने। उसके बाद जितना लेट होते चलेगा, आधा घंटा लेट है तो समझ लो कि तुम्हारा डिस्टेंस कम से कम 1 घंटा बढ़ गया। क्यों? और बहुत सारी बसेस उतर जाएंगी सड़कों पे, तब तक जाम लगना स्टार्ट हो जाएगा। खैर वापस यहाँ पे आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। सो बेसिकली ट्रांसह्यूमन्स प्रैक्टिस होती है यहाँ पर, जो शेफर्ड कम्युनिटी के लोग फॉलो करते हैं, राइट। एंड जो बेसिकली इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ट्रांसह्यूमन्स। 6 महीने माउंटेन्स पे, 6 महीने ये प्लेन्स पे रह रहे हैं, ठीक है क्या। और जितने भी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो सारी यहीं पे मिलेंगे आपको। गुलमर्ग, सोनमर्ग, शिमला, मनाली, कुल्लू। या ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारी ड्रीम डेस्टिनेशन? मसूरी, मनाली। अब मनाली से ऊपर भी उठ जाओ थोड़ा। हाँ, कौन है ड्रीम डेस्टिनेशन? मनाली, शुभम? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा उसको, ठीक है। सो बेसिकली योर ड्रीम डेस्टिनेशन, अरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ड्रीम डेस्टिनेशन क्या होता है? लबासना, मसूरी, तो वो भी इसी रेंज में लोकेटेड है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सबको? एंड आफ्टर दिस फाइनली वी हैव द अनदर रेंज जिसको हम बोलते हैं आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज। आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज। सो दिस आउटर हिमालय और द शिवालिक रेंज, आप देखोगे कि इसको जब मैंने ड्रॉ किया तो बीच में मैंने कई सारे गैप्स छोड़े हैं। ये व्हाई आई हैव लीव्ड दीज ड्रॉप्स, दीज गैप्स। ये गैप्स मैंने क्यों छोड़े यहाँ पर? ये बेसिकली ये जो माउंटेन रेंज है, इट हैज़ बीन हाईली इरोडेड एंड डाइसेक्टेड बाय द हिमालयन रिवर्स, ठीक है। हिमालयन रिवर्स जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर रेंज को बहुत ज़्यादा इरोड किया। एक्चुअली दिस इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज अमंग द एंटायर हिमालयन रेंज। सारी हिमालयन रेंजेस में से सबसे यंगेस्ट रेंज यही है। इट इज़ जस्ट 12 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख साल पुरानी है ये। हाँ, सिर्फ बेसिकली जोग्राफी के टर्म्स में इट इज़ नथिंग, ठीक है। जोग्राफिकल टर्म्स में इट इज़ नथिंग। So it is just 12 million years old. It is the youngest range among the entire other Himalayan ranges. और इसलिए क्या, it has been highly eroded by the rivers जो ऊपर से आ रही हैं, हिमाचल, हिमालय या उससे रीजन से आ रही हैं ऊपर से। तो क्या है कि इन रिवर्स ने, these rivers, इन्होंने इसका इरोजन कर करके यहाँ पर फ्लैट लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज बना दी हैं, जिनको दून्स या द्वार्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम दून्स या द्वार्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, पाटली दून, चुंबी दून, हरिद्वार, कोट द्वार। तो ये दून्स या द्वार्स फॉर्मेशन कर रही हैं बेसिकली। ये क्लियर हो गया सब कुछ चीज़ें? व्हेन यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूपीएससी एग्जाम, तो बेसिकली आपको करना क्या है कि हिमालयन माउंटेन रेंज के साथ साथ आपको यहाँ पे और कई सारी चीज़ों को देख के चलना है। जैसे कौन सी पर्टिकुलर नेशनल पार्क्स किस किस रेंज में लोकेटेड है, किस रेंज में से कौन सी रिवर निकल रही है, आ रही है बस में कि नहीं आ रही है, किस रेंज में से कौन सी रिवर निकल के आ रही है, और वो रिवर कौन से नेशनल पार्क से फ्लो होती हुई आ रही है। सो दीज आर सर्टेन अदर थिंग्स जो तुम्हें असाइनमेंट्स के फॉर्म में बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं, डायग्राम्स बनाने बड़े बड़े, ठीक है। पूरे A4 शीट पे ऐसे डायग्राम्स बनाओ। डू दिस इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। 2-3 लोग कैसे ग्रुप बनाओ, छोटे छोटे वर्क को थोड़ा डिवाइड कर लो आपस में। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ स्मार्ट वर्क रादर द हार्ड वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क ये हो गया कि बस पढ़े जा रहे हैं, वो ठीक है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, ये दिस इज देयर इज अ नीड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है,
और हार्ड वर्क करते करते एकदम जो है सिर्फ हार्ड वर्क पे नहीं रह जाना है। तो क्या करना है बेसिकली कि A4 शीट पे यू हैव टू ड्रॉ सम डायग्राम्स। उन डायग्राम से इनके एसोसिएटेड फीचर्स जो जो है उनको वहाँ पे मार्क करते चलो। जो जो रिवर वहाँ से निकल रही है उन रिवर की सोर्सेज को वहाँ पे नोट करो, उनको मार्क करो वहाँ पर, वो किस नेशनल पार्क से जा रही है, कोई इंपॉर्टेंट सिटी उसके किनारे में पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ इसी आउटर हिमालयन रीजन की ही, ठीक है, या इन्हीं हिमालयन रीजन्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक और रेंज है, उसका नाम है ट्रिकुटा रेंज। कौन सी रेंज है? ट्रिकुटा रेंज या ट्रिकूट रेंज। तो आप देखोगे कि हिमालयन रीजन में अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी पिछले साल कि लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व मिला है। यहाँ पर एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लिथियम की बहुत बड़ी रिजर्व मिली है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि रियासी रीजन कहाँ पर लोकेटेड है, लिथियम रिजर्व के अलावा और क्या मिल रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे कोल माइन, जैसे कोल जो है कितने तरह का होता है, कोल जो कोयला कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो सबसे वर्स्ट क्वालिटी का कौन सा है? पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, और फिर एंथ्रानी एंथ्रासाइट, फिर कौन सा हो गया? एंथ्रासाइट। तो जो एंथ्रासाइट कोल है इट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। इसमें जो कार्बन कंटेंट है इट इज अराउंड 90% प्लस, ठीक है। इंडिया में मेनली आपको जो है ज़्यादा रिजर्व्स मिलेंगी बिटुमिनस की, ठीक है। बट जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ही आपको एक कोल माइन मिलेगी, उसका नाम है कालाकोट कोल माइन। कालाकोट बेसिकली विलेज का नाम है, रियासी में ही पड़ता है ये भी, एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स एंथ्रासाइट कोल रिजर्व्स, राइट। तो ये ऐसे कई सारी चीज़ें जो न्यूज़ में पिछले 3-4 साल की आई हुई है, उनको थोड़ा तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही जो है इनको अपडेट करना है अपने नोट्स में, ठीक है।